जय हिंद स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है लॉन्ग कंपोजिशन। लॉन्ग कंपोजिशन के अंदर हमने आर्टिकल पढ़ा है और अब जो दूसरा जो इसका आइटम है वो हम पढ़ रहे हैं स्पीच। ये जो सवाल है वो 7 नंबर मार्क्स को कवर करता है। एग्जाम के अंदर 7 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 2 सवाल दिए होते हैं, आर्टिकल और स्पीच, और दोनों में से कोई एक सवाल करना होता है। तो देखिए बच्चों, स्पीच को हिंदी में हम भाषण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? किसी भी प्रोग्राम, किसी भी फंक्शन, किसी भी प्रकार की गैदरिंग, वहाँ कोई टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक पर अपने खुद के जो विचार हैं उन विचारों को है वो एक्सप्रेस करना होता है। अपने खुद के थॉट्स और खुद के आइडियाज को एक्सप्रेस करना होता है, और वो भी किस प्रकार से, जो वहाँ आए हुए लोग बैठे हुए हैं, ऑडियंस, उनको सबको है वो संबोधित करते हुए। तो भाषण में इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है कि जो ऑडियंस बैठे हैं उनको एड्रेस करके या फिर हमें है वो अपने जो दिए गए टॉपिक के ऊपर विचार प्रकट करना है। बच्चों, ऐसे एग्जाम्पल हम समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे पास में इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम यानी समय का महत्व। आपको टॉपिक दे दिया है समय का महत्व और कह दिया है कि इसके ऊपर है वो आप एक स्पीच दीजिए। कोई सा भी टॉपिक है वो दिया जा सकता है और उसके ऊपर हमें वो स्पीच देना होता है। तो स्पीच के लिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शुरुआत जो है वो एड्रेस से करनी है, संबोधन से करनी है। देखिए, respected principal, teachers and my dear friends, a very good morning to all of you. Today I am going to deliver a short speech on importance of time. देखिए, यहाँ पर है वो स्पीच दिया जा रहा है एक स्टूडेंट के द्वारा, और वो कहता है कि रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक जी और मेरे प्यारे मित्रों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को है वो सुप्रभात, सुबह का नमस्ते करते हैं। सुबह का समय है वो भाषण दिया जा रहा है और आगे देखो लिखा है, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ शॉर्ट स्पीच ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। आज जो मैं है वो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम के ऊपर एक छोटा सा स्पीच है वो डिलीवर करने जा रहा हूँ। डिलीवर यानी बताना या कहना। देखो, टॉपिक से पहले आपको ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना है। अब पैराग्राफ चेंज कर देना है। संबोधन कर दिया, अब पैराग्राफ चेंज करके अब जिस टॉपिक के ऊपर आप है वो स्पीच दे रहे हैं उस टॉपिक के बारे में बताएंगे। You might have heard a very famous saying that time and tide wait for none. It's very true. We all know that they come and go their own ways. Hence, a wise man makes the best use of his time. He doesn't put off things for the future use. You might have heard a very famous saying. आपने अवश्य ही एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत को सुनी है। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, और saying का मतलब होता है कहावत। That time and tide wait for none. कि जो टाइम एंड टाइड है वो किसी का इंतजार नहीं करते हैं। टाइम समय, और टाइड उतार चढ़ाव या ज्वार भाटा, ये कब आते हैं? जब इनको आना होता है। ये किसी का इंतजार नहीं करते, क्योंकि ये तो अपने हिसाब से चलते रहते हैं। तो ये कहावत है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन का मतलब होता है समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो इसी सेइंग के साथ, इसी मुहावरे के साथ में इस टॉपिक को स्टार्ट किया जा रहा है। इट्स वेरी ट्रू, और आगे लिखा है कि ये जो कहावत है ये वास्तव में बहुत ही क्या है, सत्य है। We all know that they come and go their own ways. और हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो टाइम एंड टाइड है वो अपने हिसाब से ही आते हैं और चले जाते हैं। कम एंड गो का मतलब होता है आना और चले जाना। ये किसी का इंतजार नहीं करते हैं। Hence, a wise man makes the best use of his time. तथापि, hence का मतलब होता है फिर भी या तथापि, a wise man makes the best use of his time. जो एक बुद्धिमान आदमी होता है वो अपने समय का है वो दी बेस्ट ढंग से है उसको यूज करता है। बहुत ही अच्छी प्रकार से है अपने पास में जो वक्त होता है उसका वो यूज करता है। He doesn't put off things for the future use. और ये जो वाइज मैन जो होता है, बुद्धिमान आदमी होता है,
बुद्धिमान आदमी ही समय का सही ढंग से प्रयोग करता है और वो कभी भी है किसी भी चीज को है वो भविष्य के लिए पुट ऑफ नहीं करता है। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना यानी स्थगित करना, स्थगित करना, पुट ऑफ। देखिए ये पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पोस्टपोन यानी किसी कार्य को है वो टाल देना, आगे आगामी समय के लिए किसी काम को टाल देना या हम कहेंगे स्थगित कर देना। तो यहाँ पुट ऑफ की जगह आप पोस्टपोन लिख सकते हैं कि ही डजंट पुट ऑफ थिंग्स फॉर द फ्यूचर यूज। ये जो बुद्धिमान आदमी होता है वो कभी भी किसी भी काम को है वो फ्यूचर के लिए वो स्थगित नहीं करते हैं। इन द सेम वे वी ऑल मस्ट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। और ठीक इसी प्रकार से इसी तरीके से हम सभी को है वो समय के इस इंपॉर्टेंस को है वो रियलाइज करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना। हम सभी को भी है कि भाई समय कितना महत्वपूर्ण होता है इसको हमें वो जानना चाहिए। Our exams are approaching। approaching का मतलब होता है नजदीक आना, नजदीक आना। Our exams are approaching यानी जो हमारे एग्जाम्स जो है वो नजदीक आ रहे हैं, परीक्षाएं हमारी नजदीक आ रही हैं। We should not waste our valuable time। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमारे इस कीमती वक्त को है वो जाया नहीं करना चाहिए। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। वेस्ट का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। और वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान या कीमती, मूल्यवान या कीमती। तो परीक्षाएं हमारे नजदीक आ रही हैं और इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमारा जो ये कीमती समय है उसको हमें क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। शुड नॉट वेस्ट, बर्बाद नहीं करना चाहिए। इफ यू वंस लूज इट, और यदि हम इसको एक बार खो देते हैं, लूज का मतलब होता है खो देना। यदि हम वक्त को एक बार खो देते हैं, इट विल नेवर कम बैक। तो ये वक्त, खोया हुआ जो वक्त है वो वापस कभी नहीं आता। कम बैक का मतलब होता है वापस आना। Then we will have to repent for it। और फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस खोए हुए समय के लिए हमें सिर्फ पश्चाताप करना पड़ेगा। बच्चों रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना। Then we will have to repent for it। फिर हमें क्या होगा, खोए हुए समय के लिए सिर्फ पश्चाताप करना पड़ेगा। We should not make the best use of our time। We should make the best use of our time। इसलिए हमें हमारे पास हम जो वक्त है उसका दी बेस्ट ढंग से यूज करना चाहिए। We should do our studies carefully so that we may secure good marks। हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो स्टडी है उसको बड़े ही केयरफुली के साथ में करनी चाहिए ताकि हम एग्जाम्स के अंदर गुड मार्क्स हैं उसको सिक्योर कर सकें। स्टडीज का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी यानी अध्ययन या पढ़ाई, और केयरफुली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक। सिक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना। सिक्योर मीन्स प्राप्त करना। गेट, सिक्योर मीन्स गेट, प्राप्त करना। देखिए बच्चों, स्पीच का हम नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल लेते हैं एक और, टीचर्स डे। ये सवाल सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में 2012 में वो पूछा गया था। टीचर्स डे पर, टीचर्स डे का मतलब होता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस जो प्रतिवर्ष है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है in the memory of सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन्स बर्थ। आंसर है वो हमें 100 वर्ड्स में देना है। स्पीच है इसलिए इसकी बिगिनिंग है वो हमें एड्रेस से करनी है, संबोधन से करनी है। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण और प्रिय विद्यार्थियों, टुडे वी ऑल हैव गैदर्ड हियर टू सेलिब्रेट टीचर्स डे।
आज हम सभी यहाँ है वो टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए गैदर हुए हैं। गैदर का मतलब होता है एकत्रित होना या इकट्ठे होना, एकत्रित होना। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। टीचर्स डे का मतलब होता है शिक्षक दिवस। आज हम सभी हैं वो यहाँ शिक्षक दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर 5 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज ए टीचर्स डे। 5 सितंबर जो है वो टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इट इज एन ऑनर टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय टीचर्स टू द सोसाइटी। ये एक प्रकार का ऑनर दिया जाता है, ये एक प्रकार का ऑनर है। किनके प्रति ऑनर है? टीचर्स के प्रति। ऑनर का मतलब होता है बच्चों सम्मान, क्योंकि जो टीचर्स जो होते हैं बहुत ही एक समाज के लिए अच्छा योगदान देते हैं, इसलिए उनके प्रति ये एक सम्मान है। इट इज एन ऑनर, ये एक प्रकार का सम्मान है, टू द कंट्रीब्यूशन, उस योगदान के प्रति, मेड बाय टीचर्स टू द सोसाइटी, जो कि समाज के प्रति टीचर्स के द्वारा किया जाता है। As you all know, 5th September is the birthday of a great teacher, Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जैसा कि तुम सभी जानते हैं, 5th सितंबर जो है is the birthday of a great teacher, Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर जो है वो एक महान टीचर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे है। He strongly believed in education। डॉक्टर राधाकृष्णन है, उनका एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा है वो विश्वास था, उसके अंदर बहुत ज्यादा भरोसा रखते थे। He was a well-known scholar, और वो एक जाने माने स्कॉलर थे, विद्वान। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, विद्वान। और वेल नोन का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध या जाने वाले। In 1962 he became the president of India। 1962 के अंदर वो भारत के प्रेसिडेंट बने थे। Since that, प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। Since that, तभी से, very year, उसी साल से, the 5th September is observed as the Teachers Day every year। 5th सितंबर की जो तारीख है वो प्रतिवर्ष टीचर्स डे के रूप में ऑब्जर्व की जाती है। यहाँ पर ऑब्जर्व का मतलब ये है मनाना, मनाए जाते हैं। टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स। टीचर्स जो होते हैं वो नेशन बिल्डर्स होते हैं, राष्ट्र निर्माता। नेशन बिल्डर का मतलब होता है राष्ट्र निर्माता। अध्यापक राष्ट्र निर्माता होते हैं। दे बिल्ड द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और ये ऐसे लोग होते हैं जो हमारे देश के जो नागरिक होते हैं उनके भविष्य का निर्माण करते हैं। बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, फ्यूचर इन भविष्य। मतलब सिटीजन्स का मतलब होता है नागरिक, देश के नागरिकों का भविष्य बनाते हैं कौन? टीचर्स। दे मेक देम द यूजफुल मेंबर्स ऑफ आवर नेशन। और ये वो टीचर्स ही होते हैं जो इन लोगों को क्या करते हैं? हमारे राष्ट्र के एक यूजफुल मेंबर्स बनाते हैं। यूजफुल, उपयोगी सदस्य, उपयोगी सदस्य। ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं ताकि वो देश के हैं वो उपयोगी सदस्य बन सके। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। और हमें है वो हमेशा ही हमारे टीचर्स का जो है रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान आदर करना चाहिए। बच्चों अभी हम जो स्पीच का टॉपिक ले रहे हैं वो है विमेन्स रोल इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर एक औरत का क्या रोल होता है, एक महिला की भूमिका है वो क्या होती है। ये जो सवाल है वो आपके सिविल सेकेंड एग्जाम 2017 के अंदर पूछा गया था। विमेन्स रोल इन सोसाइटी का मतलब होता है समाज में महिलाओं की भूमिका, समाज में महिलाओं की भूमिका। समाज में महिलाओं की भूमिका क्या होती है, इसके ऊपर हमें स्पीच लिखना है। देखिए
प्राचीन समय में महिलाओं को सिर्फ चार दीवारी तक ही सीमित रखा जाता था और सिर्फ वो घरेलू काम ही वो किया करती थी। उनको आदमियों से ज्यादा है वो पिछड़ा समझा जाता था। लेकिन हकीकत यह है कि महिलाएं जो हैं ये भी आदमियों से कम नहीं है। जब इनको बराबर रेस्पेक्ट मिलेगा, बराबर इसको सम्मान मिलेगा, तभी एक समाज, एक देश अच्छी प्रकार से वो उन्नति कर सकता है। तो अब इसी टॉपिक पर हम हैं वो एक भाषण में अपने विचार वो लिख रहे हैं। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय स्कूलमेट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन वीमेन्स रोल इन सोसाइटी। सबसे पहले संबोधन करना है। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय स्कूलमेट्स। स्कूलमेट्स का मतलब होता है स्कूल में साथ पढ़ने वाले साथियों, साथ में कह सकते हैं, फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं, स्कूल फेलोज भी हम यहाँ लिख सकते हैं। आगे जो लेसन स्पीच देने वाला है वो कह रहा है आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन वुमेन्स रोल इन सोसाइटी। अब जो मैं है वो एक समाज के अंदर महिलाओं की भूमिका के ऊपर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूं। एक्सप्रेस का मतलब होता है प्रकट करना और व्यूज का मतलब होता है विचार। या डिलीवर भी कह सकते हैं, व्यूज की जगह स्पीच भी लिख सकते हैं। नेपोलियन हैड वंस सेड, देखो यहां एक नेपोलियन के कथन के साथ में इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि महिलाओं की जो भूमिका है वो कितनी अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो देखो लिखा है कि नेपोलियन हैड वंस सेड, नेपोलियन एक बार कहा था गिव मी गुड मदर्स, मुझे अच्छी माताएं दो, आई विल गिव यू ए गुड नेशन, और मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। नॉट ओनली एज मदर्स बट इन ऑल अदर रोल्स टू। अब महिलाओं की जो भूमिका है वह न केवल माताओं के रूप में ही है बल्कि इसके साथ साथ में उसकी भूमिका और भी है। वीमेन आर ग्रेट बेनिफैक्टर्स ऑफ सोसाइटी। औरतें जो होती हैं वो समाज की महान उपकार करने वाली होती हैं। बेनिफैक्टर्स का मतलब होता है उपकार, परोपकार या भलाई। इनका समाज के प्रति बहुत ज्यादा है वो परोपकार, भलाई का काम होता है। Earlier their prime role in society was of a homemaker. They are bread and stew. पहले earlier का मतलब होता है इन olden days, प्राचीन समय में क्या होता था, इन महिलाओं का जो प्राइम रोल होता था समाज के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ होम मेकर था, घर का काम करना ही था। बस घर को है वो अच्छी प्रकार से रखना ही उनका काम था। प्राइम रोल का मतलब होता है प्रधान या मुख्य भूमिका। इनकी जो मुख्य भूमिका थी वो एक होम मेकर के रूप में ही थी। दे आर ब्रेड एंड स्टू, लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि ये धनोपार्जन का काम भी करती हैं। ब्रेड एंड का मतलब होता है धनोपार्जक, यानी कमाई का काम भी करती है, अर्निंग का काम भी आज वो महिलाएं करती हैं। देयर क्वालिटीज ऑफ लव, काइंडनेस, सिंपैथी एटसेट्रा मेक द सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। महिलाओं की कुछ इस प्रकार की विशेषताएं होती हैं जो यहाँ पे देखिए देयर क्वालिटीज, उनकी जो क्वालिटीज जो होती है महिला में वो होती हैं लव, प्यार, काइंडनेस, दयालुता, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। ये महिलाओं के अंदर है वो गुण पाए जाते हैं, लव, काइंडनेस और सिंपैथी। मेक द सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन, और इन्हीं गुणों के कारण ये महिलाएं एक समाज को हैं वो रहने के लिए एक बहुत बढ़िया जगह बना रही थी। बेटर प्लेस यानी अधिक अच्छी जगह, अधिक बेटर यानी अधिक अच्छा। Let me conclude with the words that women make a society worth living. अब देखो यहाँ स्पीच देने वाला कह रहा है कि अब मुझे है वो सारांश में ये कहने दो, कंक्लूड, निष्कर्ष। कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष या सारांश। मुझे अब सारांश और निष्कर्ष में इन बातों के साथ में कहने दीजिए कि जो वुमेन है मेक ए सोसाइटी वर्थ लिविंग, जो एक सोसाइटी को एक सोसाइटी को है वो रहने के लायक बनाती हैं, वर्थ लिविंग
का मतलब होता है रहने के लायक, रहने के लायक। स्टूडेंट नेक्स्ट अपना जो स्पीच का टॉपिक है वो है नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर का मतलब होता है नॉलेज है उसमें शक्ति होती है, ज्ञान है वो शक्तिशाली होता है। प्राचीन समय में क्या होता था, सबसे ज्यादा शक्ति किसमें होती थी, लाठी। शारीरिक शक्ति है उसको पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, लेकिन आज इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, नॉलेज को। आज का युग कैसा है, आज का युग है नॉलेज का युग है। कौन अच्छी प्रकार से प्रगति करेगा, कौन सा नेशन अच्छी प्रकार से उन्नति करेगा, जिसके पास में अच्छा नॉलेज है। समय के साथ साथ जो महत्व में है वो इस प्रकार से अब परिवर्तन आ चुका है। पहले मसल्स पावर यानी शारीरिक शक्ति को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, और जिसके पास वो शारीरिक शक्ति होती थी वही ज्यादा प्रोग्रेस करते थे। लेकिन आज जो ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो नॉलेज को दिया जाता है। हर क्षेत्र में जिसके पास में नॉलेज अच्छा है, इसका मतलब है वो पावरफुल है। देखिए बच्चों, स्पीच है तो स्पीच को स्पीच की तरह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संबोधन करेंगे, लिखा है डियर फ्रेंड्स। इसमें सिर्फ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये केवल अपने सहपाठी या अपने हम उम्र के सामने स्पीच दिया जा रहा है। आप उस हिसाब से लिख सकते हैं रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स और माय डियर फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक नॉलेज इज पावर। आज मैं एक टॉपिक जो है नॉलेज इज पावर पर अपना स्पीच डिलीवर कर रहा हूं। अनडाउटली नॉलेज इज पावर। अनडाउटली का मतलब होता है निसंदेह, निसंदेह। डाउटली का मतलब होता है संदेह। अनडाउटली का मतलब होता है निसंदेह, यानी इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। नॉलेज इज पावर, कि नॉलेज में है वो पावर है, नॉलेज शक्तिशाली है। नॉलेज के अंदर है, ज्ञान में क्या है, ताकत है। स्कूल्स आर पावर हाउसेज ऑफ नॉलेज, और स्कूल है वो भी आज क्या बनी हुई है, नॉलेज के पावर हाउसेज। पावर हाउसेज का मतलब हब्स बने हुए हैं, सेंटर बने हुए हैं। We learn new things in our schools. स्कूल्स के अंदर हम क्या करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। लर्न का मतलब होता है सीखना। न्यू थिंग्स, नई नई चीजें हम स्कूल्स के अंदर सीखते हैं। There was a time when people used to think that might is right. देखिए, ऐसा भी एक वक्त था, There was a time, ऐसा भी समय था, when people used to think, उस समय लोग सोचा करते थे that might is right, कि might is right का मतलब होता है शारीरिक शक्ति, या जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये भी एक प्रकार का प्रोवर्ब है, might is right. बट नाउ द टाइम है चेंज्ड, लेकिन अब जो वक्त है वो बदल चुका है। अब वो बात नहीं है, अब माइट इज राइट वाली बात नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात अब नहीं रही है। यानी अब क्या है, अब बॉडी पावर को है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस विद द हेल्प ऑफ नॉलेज। अब जो हमने है बहुत ज्यादा जो प्रोग्रेस किया है वो किसकी मदद से किया है, नॉलेज की मदद से किया है। हेल्प ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की मदद से है वो हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सा, बहुत सा। नेक्स्ट देखिए, टुडे इट इज नॉलेज दैट रूल्स द वर्ल्ड। अगर हम वर्तमान संदर्भ की बात करते हैं तो ये नॉलेज ही है। टुडे इट इज नॉलेज, ये नॉलेज ही है दैट रूल्स द वर्ल्ड, जो कि इस दुनिया के ऊपर अपना शासन चलाता है। अगर दुनिया के ऊपर अगर आज किसी की बात चलती है, अगर किसी का राज चलता है, तो वो अब नॉलेज। पूरी दुनिया को अगर जीतना चाहता है तो वो किससे जीतेगा, नॉलेज से जीतेगा। Hence, our aim should not be just to secure good marks in the examinations. तथापि हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए कि हम एग्जाम्स के अंदर है वो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लें, बस नॉलेज प्राप्त किया और एग्जाम्स के अंदर गुड मार्क्स ले आए। ये वो हमारा एम नहीं होना चाहिए। एम का मतलब होता है ध्येय, ध्येय या उद्देश्य।
उद्देश्य। हमारा एम, हमारा ध्येय सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि एग्जाम्स के अंदर है वो हम नॉलेज के थ्रू गुड मार्क्स ले आए, एग्जाम में ही अपने नॉलेज को है वो शो नहीं करना है। रादर वी शुड एम्फेसिस मोर ऑन नॉलेज, इससे ज्यादा है वो हमें इसके ऊपर है वो एम्फेसिस देना। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना या अधिक महत्व देना। After completing our education, when we come out of our colleges, we will have to face a tough competition. देखिए बच्चों, जब हम हमारी स्कूल एजुकेशन और कॉलेज की एजुकेशन को कंप्लीट करके जब इससे बाहर निकलते हैं, तब हमारे सामने एक बहुत बड़ा है वो एक कंपटीशन का माहौल होता है। उसको हमें क्या करना होता है, उसको फाइट करना होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एजुकेशन, हमारी शिक्षा की समाप्ति के बाद, और व्हेन वी कम आउट ऑफ आवर कॉलेजेस, और जब हम हमारे कॉलेजेस से बाहर आ जाते हैं, हमने हमारे कॉलेज के एजुकेशन को पूरा कर लिया होता है, वी विल हैव टू फेस टफ कंपटीशन। तब हमें क्या करना होगा, हमें एक टफ कंपटीशन से हमें फेस होना होगा, का हमें सामना करना पड़ेगा। फेस का मतलब होता है सामना करना या मुकाबला करना। टफ का मतलब होता है हार्ड, टफ मींस हार्ड। कंपटीशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। नॉलेज गिव्स वन इमेंस पावर। नॉलेज है वो एक बहुत ही विशाल हमें वो पावर प्रदान करता है। इमेंस यानी बहुत ज्यादा, विशाल, पावर यानी शक्ति, हमें बहुत ज्यादा है वो शक्ति देता है। इफ यू हैव नॉलेज वी विल नेवर फेस डिफीट। यदि हमारे पास में नॉलेज है, यदि हमारे पास में नॉलेज है, ज्ञान है, वी विल नेवर फेस डिफीट, तो हमारा जो है वो कभी भी है वो डिफीट से सामना नहीं हो सकता, हम कभी हार नहीं सकते। डिफीट का मतलब होता है हारना। बाकी पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।